हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की, जिसकी हम एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन को देख रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्यूशन का पार्ट 2 देखा था, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के पार्ट 3 की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल पर, वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। यहाँ पर दर्शाइए कि क्या कहता है, दर्शाइए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हैं मल्टीप्लिकेशन में, और इधर भी दो मैट्रिक्स दिए हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, और ये नॉट इक्वल कहता है। मतलब हमको ये दर्शाना है कि ये जो दो मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, ये दो मैट्रिक्स है, इनका जो मल्टीपल होगा इन दो मैट्रिक्स के मल्टीपल के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए चालू करते हैं इस मैथ्स को। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले हल में, अब देखो यहाँ पर हम हल की बात कर रहे हैं तो ये हल राइट कर देते हैं यहाँ पर हल। अब जब मैं हल कर रहा हूँ तो देखो इसको आगे ही राइट करते चलता हूँ, दोनों को साथ में बता देते हैं, हम हल करते हुए चलते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करूँगा तो आपको पता है कि हम क्या काम करेंगे कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ, है ना। देखो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 5 × 2 10 हो जाएगा, एंड -1 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो -1 का जब मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना होगा, -3 होगा। यहाँ प्लस राइट करते पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो -3। क्लियर? यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट का जब हमने मल्टीप्लाई फर्स्ट यानी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में किए, तब हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड हुआ। क्लियर है? अब क्या काम करेंगे हम, इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई, है ना, फर्स्ट रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर सेकंड रो के एलिमेंट के साथ करेंगे तो हमें फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फाइंड होगा। ठीक है बच्चों, तो 5 × 1 = 5 प्लस, अब देखो ना -1 × 4 क्या होगा, -4 तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो हो गया -4। ओके, अब देखो सेकंड रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड होगा। तो 6 × 2 = 12 प्लस 7 × 3 = 21। एंड अब देखो सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करूँगा मैं तो मुझे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट फाइंड होगा। तो 6 × 1 = 6 एंड प्लस 7 × 4 = कितना होगा, 28, है ना, 728 होता है। अब इज़ नॉट इक्वल टू, अब देखो ना, अब क्या काम करेंगे, सेम वही प्रक्रिया अपने वाला हूँ मैं इधर भी, तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 एंड प्लस 1 × 6 = कितना होगा, 1 × 6 = ये हो जाएगा बेटा 1 × 6 = 6। अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -2 हो जाएगा एंड 7 हो जाएगा। ठीक, अब 3 × 5 = 15 एंड प्लस 4 × 6 = 24। अब 3 × 1 = 3 एंड 4 × 7 = 28। क्लियर? देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 3 7 एंड 5 - 4 1, 12 प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 एंड कितना हो जाएगा 28 प्लस 6 34। ओके, इज़ नॉट इक्वल टू, अब देखो ना 6 + 10 कितना होगा 16 एंड ये हो जाएगा आपका 5 और ये होगा आपका 9 एंड 3 39 और ये हो जाएगा आपका 25। देखो क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं, नहीं, दोनों इक्वल नहीं दिख रहे हैं हमें। जब ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहे हैं तो हमें यही बोला था दर्शाने, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। क्लियर हो गया? देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर ना, समझ में आ रहा है आपको? चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन का हल देखते हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे। अब देखो यार ये 2 × 2 क्रम का मैट्रिक्स था, तो क्लियर है ना, इजीली हल हो गया। अब हम क्या बात करेंगे कि इस जो क्या करने वाले हैं कि सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर 3 × 3 क्रम के मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो थोड़ा सा तो ये बड़ा बनेगा, है ना, समझना इसको अच्छे से। क्या काम करेंगे हम कि देखिए पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट का गुना यहाँ पर थर्ड कॉलम में, तब मुझे फर्स्ट रो के आल एलिमेंट फाइंड हो गए। क्लियर है? तो देखिए 1 × 1 = 1 तो -1, 2 × 1 = 2 एंड 3 × 2 = 6। ओके, अब देखो 1 × 1 = 1 एंड 2 × 1 = -2 एंड 3 × 3 = 9। ओके, एंड 1 × 0 = 0 प्लस 2 × 1 = 2 प्लस एंड 4 × 3 = 12। क्लियर? अब देखो सेकेंड रो का मल्टीप्लाई उसी प्रकार से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 + 0। ओके,
एंड फिर ये हो जाएगा 0 -1 और ये हो जाएगा +0 और फिर हो जाएगा 0 +1 और +0। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई फिर वैसे ही करने वाले हैं, सेम कर रहा हूँ। ठीक, क्या हो गया -1 +1 और ये +0, फिर 1 -1 और ये +0, फिर क्या हो जाएगा कि 0 +1 और ये +0। ठीक, इज़ नॉट इक्वल टू, चलो इस मैट्रिक्स को देख लेते हैं हम। कितना दिया, -1 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो -1 +0 और +0, फिर कितना हो जाएगा -2 +1 और ये +0, फिर कितना होगा -3 +0 +0। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या काम करेंगे हम यहाँ पर कि सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में करेंगे। क्लियर, तो क्या हो जाएगा कि हो जाएगा +0 ही हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका 1 1 होगा। ठीक, फिर -1 +1 -1 और ये +1 एंड ये हो जाएगा आपका 0 +0 एंड +0। ठीक, अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 +0 एंड +4 एंड 2 2 ज़ा 4, 0 1 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 एंड +3 1 ज़ा 3 एंड 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब देखिए 2 3 ज़ा 6 +0 +0। अब देखो इसको राइट करेंगे हम तो क्या होगा, ये -1 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 तो 7, ये होगा आपका 8, ये हो जाएगा 14, ये होगा 1 -1 1 0 0 एंड 1। ओके, इज़ नॉट इक्वल टू। अब देखो ये -1 एंड -1 एंड -3, 1 ये हो जाएगा 0 एंड 0, 6 4 4 8 11 एंड 6। क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं? एक ही एलिमेंट देख लो ना यार, ये 7 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, बात खत्म। यही हमारा प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा देखो ना कि कब ये दोनों इक्वल होते हैं, कब ये दोनों इक्वल होते हैं कि जब इनके संगत अवयव बराबर हो। जब बराबर नहीं है तो ये भी दोनों अवयव बराबर नहीं होंगे, इसलिए नॉट इक्वल, तो प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं यहाँ पर कि आप क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे हल करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? और पढ़ाई शुरू है कि नहीं, पढ़ते रहिए। ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया गया है कि यदि a इज़ इक्वल टू, है ना, क्या कहता है कि 15 में यदि a इज़ इक्वल टू 201 021 201 एंड 213 एंड 1 -1 0। क्लियर है? तो मुझे a स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा है यहाँ पर कि यदि a इज़ इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, तो मुझे a स्क्वायर -5a + 6i क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर a स्क्वायर निकाल लीजिए। ओके, तो क्या होगा, a स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a होता है, इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू पहले रखो, 201 213 1 -1 0। ओके, इंटू, अब पुनः a की वैल्यू ले लो तो ये होगा 201 213 एंड 1 -1 0। क्लियर हो गया इतना? अब क्या काम करेंगे हम, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो वही सेम अभी जो प्रक्रिया अपनाए थे। क्लियर है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो? ठीक, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो 2 2 ज़ा 4 +0 एंड +1, फिर 2 0 ज़ा 0 +0 एंड -1 एंड 2 1 ज़ा 2 +0 एंड +0। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 +2 1 ज़ा 2 +3 1 ज़ा 3 एंड 2 0 ज़ा 0 +1 -3 एंड 2 1 ज़ा 2 +3 एंड
प्लस 0, ओके, एंड 1 2 जा 2 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 2 प्लस 0 एंड 0 माइनस 1 एंड प्लस 0, फिर कितना हो जाएगा, ये होगा आपका बेटा 1 माइनस 3 एंड प्लस 0, ठीक। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 1 5 माइनस 1 2 5 और 4 9 एंड माइनस 2 एंड 5 0 माइनस 1 एंड माइनस 2, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर तो नहीं होगा अभी, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब क्या काम करेंगे हम कि ये हमको इसका मान ज्ञात करना था, इसीलिए क्या बोलेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू, ठीक। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल चुका, उसको लिखेंगे यहाँ पर, कितना है ए स्क्वायर की वैल्यू, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 एंड माइनस 2, माइनस है तो माइनस, अब देखो 5 है, 5 इंटू ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू ये है 2 0 1 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 0, ओके, प्लस 6 एंड आई की वैल्यू, अब आई क्या है यहाँ पर, क्या बताया था मैंने, आई क्या होता है, इकाई अवयव रहता है ना। मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से कि अगर मुझे 2 क्रॉस 2 क्रम का लिखना है, एक मैट्रिक्स लिखना है 2 क्रॉस 2 क्रम का, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाता है। 3 अगर क्रम का लिखना है तो कितना हो जाएगा कि 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, एंड अगर 4 क्रॉस 4 क्रम का लिखना है तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, ये होता है आपका 4 क्रॉस 4 क्रम का। तो यहाँ जहाँ पर आपको जिसकी आवश्यकता होगी उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो सभी 3 क्रॉस 3 क्रम के दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे 3 क्रॉस 3 क्रम का ही लिखना है। कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, क्लियर है। चलिए तो इज इक्वल टू, अब कितना होगा जब इसको हल करेंगे हम, तो देखो ध्यान से आप सीधे पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, तो जाएगा 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 एंड माइनस 2, ओके, इतनी चीज़ हो गई। अब देखिए ये कितना हो जाएगा -5, 5 है, 5 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 0 एंड 5 10 5 15 5 -5 एंड 0, ओके, प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6, ओके। अब क्या काम कर देंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ ले लेते हैं, किसकी वैल्यू है बेटा, ये है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 5 माइनस 10, ध्यान से देखो क्या काम कर रहा हूँ कि 5 माइनस 10 कर रहा हूँ मैं, तो 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा -5, और ये प्लस 6 है तो कितना हो जाएगा 1 होगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या काम करेंगे हम कि -1, ये तो 0 हो गया, वो 0 है तो ये -1 ही रहेगा, ठीक। अब 2 है, 2 माइनस 5 तो -3, और 0 है तो -3 रहेगा। अब देखो 9 माइनस 10 तो कितना होगा -1, तो ये -1 रहेगा, एंड -2 -5 कितना होगा -7 एंड -7 6 तो -1 हो जाएगा, ठीक। 5 -15 तो -10 आएगा, ठीक। 0 -5 -5 -1 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 5 + 4 एंड +4 हो गया, ठीक है, +4 ये हमारा +4 ही रहेगा। अब कितना हो जाएगा -2 0 एंड 6 है तो -2 + 6 कितना हो जाएगा 4, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। मतलब a² - 5a + 6i क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि a इज इक्वल टू दिया है तो मुझे a³ - 6a² + 7a + 2i इज इक्वल टू 0 ये सिद्ध करना है, क्लियर है। क्या कहा
कि a दिया है तो मुझे a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। क्लियर है? तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर a² लग रहा है तो a² निकाल लेते हैं, फिर a क्यूब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर a² निकालेंगे तो a² इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू ए। क्लियर? ये हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। ये a की वैल्यू हो चुकी है, अब a की लिखेंगे तो इंटू a की क्या हो जाएगी 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। क्लियर है? अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, अब देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में तो हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम कि देखिए अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में तो हो जाएगा 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 एंड प्लस 2 इंटू 0 0। क्लियर? अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में तो 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 3 6। क्लियर? अब देखो सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में तो 0 इंटू 1 प्लस 0 एंड 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2। अब देखो 0 इंटू, ध्यान से देखो अब कितना हो जाएगा 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3। ओके, अब देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6। अब देखिए 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 0 0। कुछ रॉन्ग हो गया, 2 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 2 0 होगा। ठीक, और 3 इंटू 0 0। अब देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 1 0 एंड 3 इंटू 3 9। क्लियर? तो सभी को ऐड करके लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक, क्या होगा 5 0 8 2 4 5, ये हो जाएगा आपका 8 0 एंड 13। ओके, अब हम बात करेंगे a क्यूब की, तो a क्यूब कैसे निकलेगा, a² इंटू a कर देंगे तो a² की वैल्यू लिखी हुई है तो जाएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 एंड 13 का मल्टीप्लिकेशन मैं इसमें करूँगा तो 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3। क्लियर है? तो इज़ इक्वल टू क्या होगा, इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा हमारा, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो क्या होगा 5 का यानी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में तो हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 0 1 जा 0 0 जा 0 एंड 8 2 जा 16। क्लियर? 8 2 जा कितना हो जाएगा, 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन हम किसका, क्लियर है, 5 1 जा 5। ठीक, अब देखिए अब हम क्या काम करेंगे कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 5 0 जा 0 0 2 जा 0 एंड 8 0 जा 0। ठीक, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 5 2 जा 10 एंड 0 तो 0 हो जाएगा और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। क्लियर? अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 4 0 जा 0 प्लस 5 2 जा 10। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो 2 0 जा 0 प्लस 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 0 जा 0 एंड 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा कितना हो जाएगा 5 3 जा हमारा हो जाएगा 15। 8 1 जा, अब क्या कम करेंगे 8 1 जा 8 प्लस 0 0 जा 0 प्लस 13 2 जा कितना हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा 26। ठीक, अब 8 0 जा 0 प्लस 0 2 जा 0 एंड 13 0 जा 0। अब देखो 8 2 जा 16 प्लस 0 एंड 13 3 जा हो जाता है 39। तो इज इक्वल टू यानी a क्यूब निकाल देंगे तो इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा 5 प्लस 16 हो जाएगा 21। ठीक है, 0 ये हो जाएगा आपका 10 24 34, ये हो जाएगा 2 10 12
ये हो जाएगा आपका 8 और हो जाएगा 5u, है ना। कितना हो जाएगा 9 एंड 15 एंड 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23, 4 और 4 8, है ना। तो अगर इसको 8 कर दे तो 19, 19 4 23, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो हम 26, तो ये हो जाएगा 34, ठीक। इसके बाद करेंगे तो 0 और ये कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका 5 एंड 3 1 4 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ये हो गया a क्यूब। अब क्या काम करेंगे यहाँ पर, a क्यूब तो निकाल चुके हम। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर, देखिए अब हमको क्या जो करना था उसको ले लेंगे। कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू, अब 0 प्रूव करना है। सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी a क्यूब की वैल्यू ये दी है 21 0 एंड 34, फिर 12 8 एंड 23, फिर 34 0 एंड 55 माइनस 6a स्क्वायर, a की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू ये है ना, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू है ये, कितना हो जाएगा 5 0 एंड 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7, a की वैल्यू। अब a की वैल्यू बेटा 1 0 2 0 1 0 2 1 एंड 2 0 3 एंड प्लस i की वैल्यू, सॉरी 2 है ना पहले, 2 इंटू अब i की वैल्यू 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक। अब सभी को सॉल्व कर लेते हैं हम। इज इक्वल टू हो जाएगा 21, फिर 0 34, 12 8 23, 34 0 एंड 55 माइनस 6 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 पंचे 30, ठीक है। 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। अब देखो ये हो जाएगा 0 और 8 से कितना हो जाएगा 48, ठीक। 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका 6 चौ 24, 6 पंचे 30, 6 8 48, 6 शून्य शून्य और 6 3 18 के 8 हासिल का 1 और 6 कम 6 और 1 7, ठीक है। धन हो जाएगा 7 एकम 7, 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14 और ये 7, फिर देखो 7 दूनी 14, 0 और 7 के 20 प्लस 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, ओके। अब क्या काम करेंगे हम, इज इक्वल टू लेंगे। अब देखो 21 माइनस 30 कितना हो गया 9, 7 और 2 9, 0 हो गया, 0 0 0 सब 0 है तो 0, 34 माइनस 48 कितना हो जाएगा 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 कितना हो जाएगा 8 माइनस 24 12 एंड ये कितना हो जाएगा माइनस 12, कितना हो जाएगा माइनस, सॉरी कितना है हमारा 8 है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा 0 23 माइनस 30 कितना हो जाएगा माइनस 7 प्लस 7 तो 0, फिर 34 माइनस 48 तो माइनस 14 प्लस 14 0 0 0 0 एंड 55 माइनस 78 तो जाएगा 3 एंड 2, है ना, 3 एंड 2 तो 23, तो ये 21 एंड 2 23 तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, मतलब इसके इज इक्वल टू 0 हो चुका है। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 को हल कर लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पर कि a दिया है, i दिया है हमारे पास, तो मुझे वह a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i दिया है
तो मुझे यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए करना पड़ेगा मुझे। तो इज इक्वल टू कितना होगा, ए की वैल्यू 2 - 2 4 एंड -2। क्लियर है? ठीक। अब और ए की वैल्यू लिखेंगे तो 3 है ना यहाँ, तो हो जाएगा 3 - 2 4 एंड -2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन इधर ही ले लेते हैं ना। कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 -2 4 जा 8 -8 हो जाएगा, 2 4 8। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि 3 - 2 -6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस मतलब 4 हो जाएगा। ठीक, अब कितना होगा कि 4 3 जा 12 एंड -2 इंटू हम कितना करेंगे, 4 करेंगे तो -8। ठीक, 4 2 जा -8 एंड -2 तो +4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 1, ये होगा -2, ये हो जाएगा आपका 4 एंड ये -4। क्लियर? तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हम। अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हम, तो के की वैल्यू निकालना है, इसीलिए तब क्या बात करेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए -2i। चलो यहाँ वैल्यू रखो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 -2 4 एंड -4। ठीक, क्लियर है ना? अब क्या काम करेंगे, इज इक्वल टू ये होगा के इंटू ए की वैल्यू 3 -2 4 -2 एंड -2 आई की वैल्यू 1 0 0 1। ये तो दिया भी नहीं रहता तो हम आई की वैल्यू ले लेते, ठीक है, आपको पता है ना। ये हो जाएगा आपका 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू, के का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3k -2k 4k एंड -2k एंड -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 एंड 2। ठीक, इसको माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू, ये होगा 3k -2 -2 एंड ये -2k एंड 4k एंड -2k -2। क्लियर? मुझे k की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, समान आव्यूह की परिभाषा से। अब समान आव्यूह की परिभाषा से क्या होता है कि अगर समान आव्यूह की परिभाषा से हम ये बात कहेंगे कि अगर दो आव्यूह समान होते हैं तो उसके संगत अवयव बराबर होंगे। मतलब मुझे k की वैल्यू निकालना, तो कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए। तो मैं क्या काम करूँगा, चाहे ये ले लो या ये ले लो, कोई भी, चलो मैं इसको सरल सा दिख रहा है तो मैं यही ले लेता हूँ। कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू, इसका संगत ये है -2k, -2 से -2 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। मतलब k की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। देखो k की वैल्यू कहीं पर भी रखे तो यहाँ 1 रखेंगे तो 4 ही होगा, यहाँ 1 रखूँगा तो -2 इंटू 1 -2 एंड -2 प्लस -4 ये आ गया। तो वैल्यू समान आ रही है, मतलब k की वैल्यू कितनी है, 1 होगी। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्या कहता है कि यदि A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है हमारे पास और कहता है कि तथा I कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह हो, तथा I क्या कहा कि कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह हो, मतलब I इज इक्वल टू क्या होगा, 1 0 एंड 0 1। यही तत्समक आव्यूह कहलाता है कोटि 2 का। क्लियर है? तो अब क्या बोलता है कि हो तो सिद्ध कीजिए कि I + 1 इज इक्वल टू I - 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर है? तब देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे। ठीक, तो I दिया है हमारे पास, A भी दिया है, तो हम पहले I + A कर लेते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और फिर I - 1 निकाल देंगे, I - A निकाल देंगे, और जो I - A आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे। ठीक है, उसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे और देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 इक्वल है या नहीं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप I - A निकालिए, तो I + A निकाल दो। I + A इज इक्वल टू, I की वैल्यू देखो ये है 1 0 0 1। ठीक, प्लस अब देखो ना A की वैल्यू है 0 -10 α/2 और ये है यहाँ पर 10 α/2 एंड 0। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर इज इक्वल टू ले लेते हैं हम, यहाँ पर इक्वल टू कितना होगा, दोनों गेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 + 1 1 होगा, प्लस अब 0 प्लस माइनस तो -10 α/2 होगा। ठीक, और 0 प्लस ये होगा 10 α/2
और ये जाएगा 0 + 1 1। ठीक, इसको दे देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं i - 1 i - a की, है ना। i - a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1001 इज़ इक्वल टू सॉरी माइनस a की वैल्यू 0 माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 2, ये 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और ये हो जाएगा 0। तो इज़ इक्वल टू कितना होगा 1 - 0 तो 1, 0 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा 10 अल्फ़ा अपॉन 2, 0 माइनस तो ये हो जाएगा -10 अल्फ़ा अपॉन 2 और 1 - 0 मतलब 1। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू हो गई i - a की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई i - a की। अब इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि i - a इंटू क्या होगा कॉश अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा एंड कॉश अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो इज़ इक्वल टू, चलो इसकी वैल्यू दी है हमारे पास ये, चलो लिखो क्या हो गया 1 10 अल्फ़ा अपॉन 2 एंड -10 अल्फ़ा अपॉन 2 एंड कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो गया, इसकी वैल्यू लिख चुके हम। अब ये लिखेंगे इनटू कॉश अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड ये हो जाएगा आपका कॉश अल्फ़ा। क्लियर। अब देखो इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 इंटू कॉश अल्फ़ा, ठीक है, फिर प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 10 अल्फ़ा अपॉन 2 और हो जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा एंड प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 एंड कॉश अल्फ़ा। अब हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, है ना, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो -10 अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू क्या होगा कॉश अल्फ़ा फिर प्लस 1 इंटू साइन तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं इसको, तो हो जाएगा 10 अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फ़ा फिर प्लस 1 इंटू कॉस तो हो जाएगा कॉश अल्फ़ा। क्लियर है। तो क्या हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम, तो हो जाएगा i - a इंटू कॉश अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और ये क्या होगा कॉश अल्फ़ा। क्लियर, यही दिया है हमारे पास। अब क्या काम करेंगे बेटा हम यहाँ पर कि देखिए ध्यान से, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो कि ये कॉश अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, तो कॉश अल्फ़ा का कॉश अल्फ़ा रहने दीजिए, प्लस हम इस 10 अल्फ़ा अपॉन 2 को साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कॉश अल्फ़ा अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा अपॉन 2 और ये साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा रहेगा अपॉन साइन अल्फ़ा अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा कॉश अल्फ़ा अपॉन 2। राइट कर सकते हैं ऐसा। सेकेंड को भी वैसे लिखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस ये होगा साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इंटू कॉश अल्फ़ा अपॉन ये हो जाएगा कॉश अल्फ़ा अपॉन 2। ठीक, अब देखिए इसको भी वैसे लिखेंगे, तो ये होगा आपका माइनस कॉश अल्फ़ा के नॉन्ग तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक, क्या 10 में दिया है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन 2 अपॉन क्या होगा कॉश अल्फ़ा अपॉन 2 और ये कॉश अल्फ़ा है तो इंटू ये कॉश अल्फ़ा यहाँ रख देते हैं। ठीक, प्लस कितना दिया गया साइन अल्फ़ा, तो ये साइन अल्फ़ा रहेगा। अब देखो 10 अल्फ़ा अपॉन 2 है तो इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा अपॉन 2 और ये साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा ही रख दीजिए अपॉन कॉश अल्फ़ा अपॉन 2 और ये प्लस कॉश अल्फ़ा। ओके, अब क्या काम करेंगे हम, इज़ इक्वल टू, देखो कॉश अल्फ़ा का मल्टीप्लाई यानी कि अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा कॉश अल्फ़ा इंटू कॉश अल्फ़ा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फ़ा, है ना, इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन 2 पूरे के बटे में
कॉश अल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये हो जाएगा, देखो इसको भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा आपका माइनस साइन अल्फ़ा अपान 2 कॉश अल्फ़ा अपान 2 प्लस साइन, कुछ रॉन्ग लिखे क्या हमने, या साइन ओनली अल्फ़ा है तो क्या है, साइन अल्फ़ा है तो ये होगा ओनली साइन अल्फ़ा। ठीक, तो साइन अल्फ़ा अपान 2 और ये जाएगा कॉश अल्फ़ा अपान 2। ठीक, पूरे के बटे में कॉश अल्फ़ा अपान 2। ठीक, भिन्न को तो जोड़ते आ जाता है ना। अब क्या काम करेंगे हम, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस साइन, तो इसको माइनस साइन अल्फ़ा अपान 2 एंड कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपान 2 अपॉन ये होगा कॉश अल्फ़ा अपान 2। ठीक, अब क्या काम करेंगे हम कि होगा साइन अल्फ़ा अपान 2 और साइन अल्फ़ा प्लस ये होगा कॉश अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा अपान 2 अपॉन कॉश अल्फ़ा अपान 2 इज इक्वल टू, अब देखो यार कि कॉस अल्फ़ा अपान 2 प्लस साइन अल्फ़ा अपान 2, एक आइडेंटिटीज लिखा बताया था मैंने आपको 11th में, वो क्या थी, वो ये थी। यहाँ पर मैं आइडेंटिटीज लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं इधर है ना, तो इसको रीडिंग से लिख देते हैं हम। क्या हो जाएगा कि कॉस ए माइनस बी, सॉरी हाँ ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, होता है कि नहीं ये फार्मूला, इस फार्मूले के अनुसार। तो क्या होगा कि देखो अब यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी दिख रहा है आपको, तो इसको लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपान 2, ठीक है, अपॉन ये तो रहेगा ही कॉस अल्फ़ा अपान 2। ठीक, अब देखो यार, अब क्या काम करेंगे कि कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ, फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं एक बार इसमें, है ना। क्या हो रहा था कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस, ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या होगा सेकंड कंडीशन के लिए कि अगर मैं इसको ये बात कहूँ कि अगर माइनस साइन को यहाँ पर कॉमन कर दूँ, पहली तो बात ये समझ में आ जानी चाहिए आपको कि अगर यहाँ पर अपन क्या काम कर देते हैं कि क्या हो गया कि कॉस अल्फ़ा है तो अल्फ़ा अपान 2 पर क्यों लिखे हैं यहाँ पर, हाँ वही तो। ठीक, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपान 2, अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन कर दूँ माइनस को, तो मैं माइनस को सामने लिख देता हूँ, जब यहाँ माइनस कॉमन होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपान 2। अब इसको क्यों लिखा हूँ ये भी बताता हूँ मैं आपको कारण। देखिए एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा था कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देख लो इस फार्मूले को फिलअप कर रहा है, फुलफिल कर रहा है वो। ठीक, अब क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा अपान 2 है तो कॉस अल्फ़ा अपान 2 राइट करेंगे, ठीक हो जाएगा कि नहीं। अब ये क्या है, माइनस में गिवन है। ठीक, तो पुनः हम क्या कर, अब देखो ये पॉजिटिव दिख रहा है तो इस पक्ष को मैं पहले लेता हूँ, इसको नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए साइन बी हो रहा है कि नहीं, तो इसको फुलफिल करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपान 2 अपान क्या हो जाएगा, ये होगा कॉस अल्फ़ा अपान 2। इसको देखते हैं तो ये वही वाली कंडीशन है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो गई कंडीशन, देखो ध्यान से कि दे दिया गया है यहाँ पर कि कॉस पॉजिटिव वाली टर्म दी गई है, तो हम क्या काम करते हैं कि अगर इसको बोला कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, देखो ना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपान 2 अपान कॉस अल्फ़ा अपान 2। ठीक, तो इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा, ध्यान से देखो अल्फ़ा अपान 2 कॉस अल्फ़ा, देखो क्या हो रहा है कि नहीं यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि कॉस 1, ये इसको लिखेंगे 2 अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा अपान 2, तो अल्फ़ा अपान 2 अपान क्या हो जाएगा कॉश अल्फ़ा अपान 2। वैसे इसमें देखो माइनस, इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा अपान 2 और ये हो जाएगा कॉश अल्फ़ा अपान 2, इसको भी लिखेंगे साइन अल्फ़ा अपान 2 एंड कॉ अपान कॉश
अल्फ़ा अपान 2। इसको राइट करेंगे बेटा कॉस, क्या हो जाएगा अब अल्फ़ा अपान 2 अपान कॉस अल्फ़ा अपान 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, है ना, अब इक्वल टू यहाँ टर्म चलेगी। अब देखो इससे ये कट गया तो क्या बचा हमारे पास 1 माइनस साइन अपान कॉस, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा अल्फ़ा अपान 2, और ये हो जाएगा साइन अपान कॉस 10 अल्फ़ा अपान 2, इससे कट जाएगा तो क्या हो गया 1। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 की बात करें तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल दिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे, इनके इक्वल होंगे। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसीलिए या समीकरण नंबर 1 व 2 से, है ना, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो रहा है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा कॉश अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा और ये कॉश अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। क्लियर है? तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बेटा कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। ठीक है, कोई व्यापार संघ है, उसके पास कितना है बेटा 30,000 रुपये का, कितने हज़ार रुपये का 30,000 रुपये का क्या कहता है कि कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है बॉन्डों में निवेशित करना है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5%, जो फर्स्ट बॉन्ड रहेगा उस पर 5% और सेकेंड बॉन्ड पर उसे 7%, है ना। क्या कहा कि प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा इसे निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना रुपये 1800 रुपये हो और कितने हैं 2,000 रुपये हो। तो यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक बार 1800 रुपये होना चाहिए और एक बार कितने होने चाहिए 2,000 रुपये होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेटा एक क्या है, एक क्या कहता है यहाँ पर कि व्यापार संघ है जिसके पास, या जो आप कह सकते हैं कि जिसके पास जो कोष है, कोष मतलब जिसका जमा धनराशि कितने रुपए 30,000 रुपये है। इतनी बात क्लियर है? 30,000 है, हाँ ठीक है 30,000 रुपये है। अब कहता है कि उन्हें दो भिन्न भिन्न बॉन्डों पर निवेश करना है। ठीक है, अब यदि पहले बॉन्ड पर उसे 5% वार्षिक, है ना, वार्षिक तथा दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक दर से क्या प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। तो क्या बोला है, प्राप्त होता है या निर्धारित कीजिए, होता है। तो आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को, है ना, दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना प्राप्त होगा, एक बार 18, है ना, एक बार कितना हो रहा है कि 1800 प्राप्त हो। पहली कंडीशन में तो 1800, इसमें क्या होना चाहिए 1800। ठीक, पहली कंडीशन में 1800, दूसरी कंडीशन यानी पहली कंडीशन हमको ये याद करनी कि अगर 1800 प्राप्त होता है तो क्या होगा, और दूसरा हमको देखना है कि अगर 2000 हो जाए, है ना, 2000 प्राप्त होना चाहिए तो हमको किस प्रकार से बांटना है। क्लियर है? तो देखिए क्या हो जाएगा, हल में आप सबसे पहले यहाँ पर मान लो कि माना पहले बॉन्ड को X रुपये तथा क्या हो जाएगा, तथा दूसरे बॉन्ड को या दूसरे बॉन्ड में, ठीक है, कितना हो जाएगा, अब X दे दिया, किस में से 30,000 में से X दे चुके हैं। ठीक है, X दे दिए हमने, X रुपये दे दिए यहाँ से 30,000 में से, तो ये दूसरे बॉन्ड को कितना मिलेगा 30,000 ऋण X मिलेगा, X रुपये निवेश करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने अगर 30,000 में से पहले बॉन्ड के लिए X रुपये खर्च किए, दूसरे बॉन्ड के लिए जब X पहले खर्च कर चुका हूँ मैं इसमें से, तो अब बचे कितने होंगे 30,000 माइनस X ही तो बचे होंगे दूसरे बॉन्ड के लिए। ठीक है, तब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि A के लिए कि 18,000 वार्षिक प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स रूप में ऐसे लिखेंगे इसको, X निवेश कर चुके हम। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन, पहला तो X हो चुका है, दूसरा कितना हुआ 30,000 ऋण X हो जाएगा,
अब देखो कितना वार्षिक ब्याज पर 5%, तो मतलब 5/100, अरे प्रतिशत को 1/100 लिखते हैं ना, और इसको 7/100 कर दूंगा। कितने रुपए प्राप्त हो गया, बोलो 1800 रुपये प्राप्त हो गया। क्लियर। तब देखो इसको कैसे हल करेंगे, मैट्रिक्स के पद्धति में हल करेंगे। गुना करो, एक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5x/100। फिर क्या होगा, प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हो जाएगा 30,000 माइनस x इंटू 7 कितना होगा 100, ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1800। ओके, अब क्या काम करेंगे, ये होगा हमारा 5x/100 प्लस, इसको हल करो तो 7 कितना हो जाएगा 21, ठीक, और ये हो जाएगा -7x/100 इज इक्वल टू 1800, ठीक। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x - 7x, तो इसको लिखेंगे सीधे सीधे लिख देते हैं कि 210000 माइनस 2x/100, ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1800। अब देखो ना कि मैट्रिक्स यहाँ पर हल हो चुका है, तो मैट्रिक्स लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं, काम ख़त्म कर दो। इसका ट्रांसफ़र इधर कीजिए, किधर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 21,000, कितना हो जाएगा 7×3=21, 7×9=7×9=7×9=7×21, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -2x इज इक्वल टू, इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये 40, ठीक। अब देखो इसका ट्रांसफर इधर कर देते हैं तो -2x इज इक्वल टू 18, ठीक है, 1,80,000 माइनस ये 2,10,000 घटा देंगे तो कितना होगा -2x इज इक्वल टू, ये होगा -21 में से 18 गया तो 3, यही बचेगा कि नहीं, 21 में से 18 गया तो 3 बच गया, और ये 0 0 0 एंड 0। क्लियर। अब इसको कट करेंगे 30,000 को, तो माइनस से माइनस कट गया, और 2 से 30,000 काट देंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, ठीक है, कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, कि x की वैल्यू कितनी आएगी 15,000 रुपये, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ ला चुके हैं कि 15,000 रुपये। अब बात करेंगे सेकेंड टर्म b के लिए। अब b में क्या कहा उसने कि x तो बांटा था उसने, ये तो वही रहेगा कि x, और ये हो जाएगा आपका 30,000 माइनस x, और ये हो जाएगा 5/10 100 ये हो जाएगा 7/100 इज इक्वल टू कितना, आप 2000 के लिए ज्ञात करेंगे, ये 2000 लिख दिए। क्लियर है। तो अब देखिए इसका वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सेम मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सीधे सीधे यहाँ से देख करके लिख लो इसको। क्लियर है। तो यहाँ से देख करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 यानी कि 2,10,000 ऋण ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, यहाँ 1800 था तो अब यहाँ पर कितना है 2000 है तो 2000 लिख दिए। इसका ट्रांसफर करूँगा मैं तो जाएगा 21,000 यानी 21,000 बोलता हूँ, सॉरी 2,10,000 ऋण 2x बराबर, इसका ट्रांसफर करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, 3 0 2 5 0। ठीक, अब देखो इसका ट्रांसफर इधर कर देंगे हम तो -2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 लाख ऋण 2,10,000, कितना हो जाएगा 2,10,000। ठीक, तो -2x इज इक्वल टू माइनस, अब देखो कितना हो जाएगा, ये ओनली 10,000 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट कर दूँ तो जाएगा x इज इक्वल टू 5,000, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ कितना फाइंड हो जाएगा हमें 5,000 प्राप्त हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि यदि आप क्या करते हैं कि 1800 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको x की वैल्यू 15,000 रुपये देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 15,000 देनी पड़ेगी दोनों को। और यदि आप क्या काम करते हैं कि 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं
तो कितना हो जाएगा कि x को यानी कि पहले वाले को आपको कितने देना पड़ेगा, 5,000 रुपये देना पड़ेगा, और बाकी को कितने देना पड़ेगा, अब 30,000 में से 5,000 गए तो 25,000 देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। ठीक है, एक स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, एक स्कूल की पुस्तक की दुकान है, उसमें 10 दर्जन बेटा रसायन की है, 8 दर्जन भौतिक की है और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः दिया गया है 80 रुपये, 60 रुपये तथा 10 रुपये प्रति पुस्तक है। यानी एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये हैं। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो एक दुकान है बोलता है स्कूल की बुकों की, जिसमें आप अगर बात करें तो एक देखो, पहले अगर मैट्रिक्स मान लेता हूँ यहाँ पर, माना सीधे माना, ठीक है, माना ए इज इक्वल टू, आपके पास देखिए 10 बुक है रसायन की, और 10 बुक नहीं है, 10 दर्जन है, मतलब 10 गुना 12 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कहता है कि आपके पास 8 दर्जन पुनः बुक है ना, 8 दर्जन ही तो बुक है, किसकी, भौतिक की। फिर 10 दर्जन और बुक है, किसकी है, ये अर्थशास्त्र की है। ठीक है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू टोटल 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 × 96। ठीक, और ये कितना हो जाएगा फिर 120 हो जाएगा पुनः। क्लियर। अब बी अलग सेट मान लेते हैं, यानी अलग से हम अवयव मानते हैं। अब बी क्या कह रहा है बेटा, ये इस पर ध्यान देते हैं। बी क्या कहता है कि जो पहली पुस्तक है इसका मूल्य है ना, अब पहली पुस्तक है इसका मूल्य दे दिया गया हमारे पास 80, 60 और 40। कितना दिया गया है कि 80 रुपये दिया है पहली बुक का मूल्य, दूसरी बुक का मूल्य 60 रुपये और तीसरी बुक का मूल्य 40 रुपये। ये प्रति बुक है। ठीक, तो प्रति है तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करूँगा यहाँ पर 12 का। ठीक, अब देखिए तब मैं a इंटू बी निकालूंगा, तो a इंटू बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या दी गई है, ये दी गई है हमारे पास 120, फिर 96 और ये 120। क्लियर। एंड इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 80, 60 एंड 40। ठीक, इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लिकेशन करो, तो 120 गुना 80 करूँगा तो 12 × 8 = 96, तो ये 2 0 हो जाएगा। ठीक, धन 96 गुना 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 6 36 की 6 हासिल का 3, और कितना होगा 9 6 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा आपका 57। धन इसकी बात करेंगे तो कितना होगा, 12 दूनी 24 बात अच्छी थी, 12 4 48 है ना, कितना हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया, सॉरी, और कितना हो गया 0, एक 0 और लगेगा। ठीक, अब सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 0 की 0, फिर 6 0 6 6 ही होगा, 8 7 और 6 है ना, तो कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से एक यहाँ ले ले तो देखो ध्यान से, 7 और 6 कितना हो जाता है 13, 13 8 कितना हो जाएगा, बोलो 21 1। ठीक है ना, अरे 8 और 6 कितना, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 6 21, तो 21 की 1 हासिल का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 9 और 9 18 और 1 19 और 20। ठीक, तो क्या हो गया, ये आ गया। तो अतः क्या कह सकते हैं कि अतः वो जो दुकानदार था, क्या कहा था क्वेश्चन में कि दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, अतः हम कह सकते हैं कि दुकान को 20,160 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखने से पहले कुछ दिया है हमारे पास। कहता है कि मान लीजिए कि x, y, z, w और p, ध्यान से देखिए मैं एक टर्म लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला उसने कि जो x है ना, x को मैट्रिक्स है तो इसका क्रम है बेटा 2 × n। ठीक, y जो है इसका क्रम है 3 × k एंड z का जो क्रम है वह 2 × p।
W का जो क्रम है वो है n क्रॉस 3 एंड P का जो क्रम है वो है स्मॉल p क्रॉस k। ठीक, कोटियों के अवयव है। नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, 21 कहता है, जो 21 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 21, वो क्या कहा है कि P इंटू वाई इज इक्वल टू W इंटू वाई के परिभाषित होने के लिए N के तथा P पर क्या प्रतिबंध है ना। क्या क्या कहा यहाँ पर कि N के तथा P पर क्या प्रतिबंध है। तो ध्यान से देखिए, अब इसको कुछ विकल्प भी दिए गए हैं। इसमें जो पहला विकल्प है देख लेते हैं। जो पहला ही विकल्प है वो दिया गया है कि K इज़ इक्वल टू 3 एंड P इज़ इक्वल टू N। सेकेंड दिया गया है कि K क्या है, बोलता है कि स्वच्छ है और P इज़ इक्वल टू 2 एंड थर्ड जो दिया गया आपका C, वो P स्वच्छ है बोलता है और K इज़ इक्वल टू 3 एंड यहाँ D जो दिया गया है वो दिया है बेटा आपका कि K इज़ इक्वल टू 2 एंड P इज़ इक्वल टू 3। ठीक, तो देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे। तो अब हमारे पास जो दिया गया है उसी पर आधारित ही बात करने वाले हैं यहाँ पर हम। तो देखिए P इंटू वाई, अब देखो ना ध्यान से, मैंने बोला था कि P इज़ इक्वल टू कितना है, P इज़ इक्वल टू, अगर मैंने बोला कि Pij है तो इसका क्रम कितना दिया गया है, स्मॉल p क्रॉस k दिया गया है ये। ठीक, अब y की बात करूँगा और y क्या है, y इज़ इक्वल टू, अगर मैं बात कहा तो स्मॉल y इंटू Ij। अब देखो y की भी वैल्यू 3 क्रॉस k है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि हमको क्या काम करना है कि यहाँ पर अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब यहाँ पर जो स्तंभों की संख्या, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो मतलब k इज़ इक्वल टू 3 होगा, मल्टीप्लिकेशन दिया इसका मतलब 3 होगा। तो k इज़ इक्वल टू 3 कहाँ दिख रहा है आपको, k इज़ इक्वल टू 3, ये देखो ये दिख गया k इज़ इक्वल टू 3 और ये k इज़ इक्वल टू 3 दिखा। मतलब या तो ये हो सकता है आंसर या ये हो सकता है, ये दोनों तो होंगे नहीं, बात खत्म हो गई इनकी। क्लियर। अब देखिए अब इक्वल कब होगा, ये ध्यान से देखो, अब इक्वल कब होगा, जब W और W इज़ इक्वल टू मैं बात कहूँगा तो हो जाएगा Wij इंटू, अब W का जो क्रम है वो क्या है, n क्रॉस 3 है, n क्रॉस 3 है। अब देखिए n क्रॉस 3 हो गया और उसके बाद y दिया है, y इज़ इक्वल टू Yij और ये बोलता है 3 क्रॉस k है। ठीक, तब इसमें भी क्रम जो देख लो ना, अब क्रम क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखो कि अगर y वाली टर्म दिया है, y ही तो दिया ना, हाँ ठीक। तो देखिए अब कितना होगा, ये 3 है, ये जब 3 है और ये भी 3 है, इक्वल टर्म है। मैं एक बात क्या कह रहा हूँ कि ये 3 है, इसमें स्तंभों की संख्या जो है, इसमें पंक्तियों की संख्या दी गई है। तब देखो ना ये जो n है, ये जो n है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है। ध्यान से दिख रहा है, n जो है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है। और k के इक्वल है और ये कब इक्वल है, तो ध्यान से देखो कि अगर ये 3 क्रॉस 3 क्रम का होगा तो ये देखो ना, ध्यान से देखो, तभी तो ये 3 क्रॉस 3 क्रम दिख रहा है आपको। तो मतलब n इज़ इक्वल टू p होना चाहिए। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो गया, n इज़ इक्वल टू, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैंने कहा कि ये 3 है, ये भी 3 हो गया। अब यहाँ ये बात ये कहता हूँ कि अगर मैं इसका जो क्रम कहा मैंने, ये जो W का है ना, अब W का जो क्रम कह रहा हूँ उसमें क्रम क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, या आप ये कह सकते हैं W को छोड़ो। अभी मैंने बोला ये y है और ये y है। अब देखो ना 3 क्रॉस k है, 3 क्रॉस k, ये तो बात समझ में आ गई। अब देखो इसका दोनों का मल्टीप्लाई, इसका अगर मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा होगा तो k की वैल्यू 3 दिख रही है, n की वैल्यू p दिखनी चाहिए, आपको बात दिखना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा कि p इज़ इक्वल टू n और p इज़ इक्वल टू कौन सा n है, ये। तो मतलब a आपका राइट आंसर है, बाकी ये राइट आंसर नहीं है क्योंकि p जो है वो स्वच्छ नहीं है। क्लियर। तो पहला आंसर आपका हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, तो देखिए 22 क्या कहता है कि n इज़ इक्वल टू p और 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। ठीक है, यदि n इज़ इक्वल टू p है तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी बोलता है। तो देखिए पहला दिया गया है कि p इंटू 2 है ना, फिर 2 क्रॉस n एंड n क्रॉस 3 एंड d क्या दिया गया, p क्रॉस n दिया गया है। तो ध्यान से देखो यार कि x की जो कोटि कहा है, x की कोटि क्या है, यहाँ पर देख लो 2 क्रॉस n है, ये 2 क्रॉस n हो गया। अब माइनस, ध्यान से देखो, अब मैं क्या कहता हूँ कि z की जो कोटि हो कितनी है, 2 क्रॉस p की, किसकी कोटि है, 2 क्रॉस p की है। तो जो अब इनको जब हल करूँगा तो क्या क्रम आएगा, तो देखो p क्रॉस 2 आने से रहा तो ये तो नहीं आएगा,
सेकेंड देखो कि क्या 2 क्रॉस n हो सकता है, तो यस 2 क्रॉस n हो सकता है, 2 क्रॉस n हो सकता है, तो ये तो हो सकता है। अब देखो n क्रॉस 3 की तो बात खत्म हो गई, n क्रॉस 3 नहीं होगा क्योंकि n और p इक्वल है, ठीक है, n और p इक्वल है। जब n और p इक्वल है तो 3 तो होगा ही नहीं, 3 तो टर्म कहा ही नहीं उसने। क्या p क्रॉस n होगा तो p क्रॉस n उल्टा भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, तो यही राइट आंसर होगा। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।